अस्सलाम वालेकुम बेटे जी। जो हम नेक्स्ट ऑर्गेनेली डिस्कस करने जा रहे हैं उस ऑर्गेनेली का नेम है हमारे पास साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन इस ऑर्गेनेली को मेरे बेटे अब हम डिस्कस करते हैं। साइटोस्केलेटन क्या होता है, इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, इसके नेम से स्टार्ट करेंगे मेरे बेटे। सबसे पहले तो साइटोस्केलेटन जो ऑर्गेनेली है इसमें बेसिकली दो वर्ड जो हैं वो मिलके इसका नाम बना रहे हैं। साइटो का मतलब होता है सेल एंड स्केलेटन यू पीपल नो वेरी वेल कि स्केलेटन क्या होता है। ढांचे की बात, ये जिस तरह से एक ह्यूमन बीइंग का यहाँ ढांचा दिखाया गया है तो इसी तरह से ये स्केलेटन तो होता है ढांचा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है साइटोस्केलेटन यानी ढांचा किसका, सेल का ढांचा, द स्केलेटन और मसल्स ऑफ अ सेल, ठीक है। कि इसे हम क्या कहते हैं कि साइटोस्केलेटन जो है वो क्या है, वो सेल का ढांचा है, ठीक है। सेल का मतलब साइटो, और सेल को ये ढांचा क्यों चाहिए, ठीक है। ये साइटोस्केलेटन जो है जिसे हम कह रहे हैं कि ये सेल का ढांचा है, ये सेल में क्यों चाहिए, बिकॉज बेटे जी सेल जो है उसको अपनी शेप बरकरार रखने के लिए, ठीक है, सेल के अंदर मूवमेंट करने के लिए, सेल के अंदर उसकी शेप को कभी कभार तब्दील करने के लिए कुछ ऑर्गेनिजम्स वगैरह जो है मेरे बेटे, आपको पता है अमीबा वगैरह, उन्होंने जब मूव करना होता है तो उन्हें कोई ना कोई ऐसे सपोर्टिंग चीज अंदर चाहिए जिसकी वजह से वो जो है मूव कर सकें एक जगह से दूसरी जगह पे। तो हम कहते हैं कि जो साइटोस्केलेटन है इसके बहुत मेजर फंक्शन है क्या, ये शेप को मेंटेन कर रहा है, इसकी वजह से सेल की शेप भी चेंज हो सकती है और ये मूवमेंट को भी अलाउ कर रहा है। सेल के अंदर डिफरेंट जो ऑर्गेनेलीज की मूवमेंट है, मटेरियल की मूवमेंट भी है, इट इज ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ द साइटोस्केलेटन, प्रेजेंस ऑफ द साइटोस्केलेटन। नेक्स्ट बात करते हैं बेटे जी, व्हाट इज साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या है। साइटोप्लाज्म के अंदर कम्प्लेक्स नेटवर्क मौजूद होता है फिलामेंट्स का और माइक्रोट्यूब्यूल्स का, ठीक है। सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर जो है एक कम्प्लेक्स नेटवर्क होता है, एक पेचीदा नेटवर्क होता है फिलामेंट्स का और माइक्रोट्यूब्यूल्स का, ठीक है। उस कम्प्लेक्स नेटवर्क को हम लोग कहते हैं कि वो जो कम्प्लेक्स नेटवर्क बनता है फिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से, ठीक है, उस कम्प्लेक्स नेटवर्क को हम लोग साइटोस्केलेटन बोलते हैं। जिस तरह से मेरे बेटे ये एक एनिमल सेल की एग्जांपल, एनिमल सेल की एक डायग्राम शो की गई है, इसके अंदर आपको नजर आ रहा होगा कि ये सेल का न्यूक्लियस है, ये सारा पोर्शन इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला, और यहाँ पे राइबोसोम्स अटैच है तो इट मींस इट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये जो है ये स्मूथ वाला रेटिकुलम पोर्शन है तो इट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हियर इज द गोल्जी apparatus or the Golgi bodies, and these are the mitochondria, and this is also the mitochondria, and here you people can easily observe कि यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रक्चर, एक तो आप देख रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नज़दीक ही एरिया प्रेजेंट है, और ये आपकी यहाँ पे ये जो तीन ऑर्गेनेलीज दिखाई गई हैं, ये जो तीन पोर्शन फाइबर्स दिखाए गए तीन तरह के, ये तीनों फाइबर मिल के एक ऑर्गेनेली बना रहे हैं जिसे हम साइटोस्केलेटन कह रहे हैं। और मेरे बेटे ये जो डायग्राम है, ये जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, ये मेरे बेटे एक सेल का न्यूक्लियस है। ये सारे बेसिकली ये डिफरेंट सेल है, ये जो एक है बाउंड्री ये एक सेल है, ये दूसरे सेल का पोर्शन दिखाया गया है, ये तीसरे सेल का पोर्शन दिखाया गया, और ये आगे और इस तरह से मजीद सेल है मेरे बेटे। जब इसको अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया गया था इस ऑर्गेनेली को, तो देखा गया था कि सेल के अंदर जो है क्या है कि ये इस तरह से न्यूक्लियस मौजूद है और बाकी सेल के अंदर एक जाल सा बिछा हुआ है, एक बिल्कुल नेटवर्क है। जिस तरह हमारी बॉडी में स्केलेटन होता है ना, हड्डियों के ढांचा सारा मौजूद है, इस तरह से इनके अंदर ये जो सेल के अंदर जब ऑब्जर्व किया गया था तो देखा गया था कि बिल्कुल ये सारा पर्पल कलर है, यानी ये एक बिल्कुल जाल की तरह सेल के जो है साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होती है। क्या चीज, साइटोस्केलेटन। तो मेरे बेटे ये जो डायग्राम है ये थ्रू माइक्रोस्कोप जो है वो ये इमेज लिया गया है। देन मेरे बेटे जो साइटोस्केलेटन ऑर्गेनेली है इसको मेजर आगे तीन तरह के फाइबर जो हैं वो मिलके इस ऑर्गेनेली को बना रहे होते हैं। एक फाइबर हमारे पास है माइक्रोफिलामेंट्स, देन द नेक्स्ट वन इज द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड द माइक्रोट्यूब्यूल्स। हम आगे डिस्कस करेंगे कि हम लोग इंटरमीडिएट फिलामेंट्स को इन दोनों के दरमियान क्यों कहते हैं कि ये माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल के सेंटर में है और इन्हें इंटरमीडिएट क्यों कहा जाता है।
और मेरे बेटे ये वही दोबारा से डायग्राम दिखाई गया कि आप देख रहे हो कि इस तरह से क्या है कि ये जाल सारा है और ये सेल का न्यूक्लियस और ये गोल्जी और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, यानी इस जाल के अंदर देखें कि किस तरह से ऑर्गेनेलिस जो हैं वो फिट हुई हैं। अभी आगे आप जो नेक्स्ट डायग्राम देखेंगे उसके अंदर आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि वही जो है वो तो माइक्रोस्कोप के अंदर देखी गई थी चीज़। अब ये देखें मेरे बेटे, इस डायग्राम में ये जो ब्लू कलर का पोर्शन है ये एक्चुअली आप देख रहे होगे, आपको नजर आ रहा होगा इस नीचे वाले पोर्शन में भी और इधर ऊपर भी कि 2 लेयर बनाई गई। ये लिपिड बाय लेयर है, ये भी और ये भी, यानी कि सेल की एक ये सरफेस और एक ये सरफेस, ठीक है। ये अंदर सारा पोर्शन जो है, ये सारा पोर्शन आपको कर्सर मूव करता नजर आ रहा होगा, ये सारा पोर्शन मेरे बेटे साइटोप्लाज्म का पोर्शन है। और साइटोप्लाज्म के पोर्शन में ये जो चीजें आपको नजर आ रही हैं, आप देख रहे होगे ये जो अंदर नेटवर्क सा है, जाल सा है, जिसके अंदर ये देखें ऑर्गेनेलिस भी आपके फिट हुई हुई हैं, एंकर हुई हुई हैं, जगड़ के रखा हुआ है जिस सारे जाल ने इसको, वो सारा जाल जो है वो आपके पास है साइटोस्केलेटन। आप देख रहे होगे ये साइटोस्केलेटन का जी, ये जो साइटोस्केलेटन का पोर्शन है इसको हम क्या कहते हैं, ये जी माइक्रोफिलामेंट्स है। ये जो ग्रीन कलर का एरिया नजर आ रहा है तो साइटोस्केलेटन का पोर्शन, ये आपके पास माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। और ये जो आपको नेटवर्क सा नजर आ रहा है, ये जो ब्राउन ब्राउन से कलर का है, ये सारा एरिया जिस देख रहे हैं आप, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं। और ये देखिए, ये ज्यादा क्लियरली थोड़ी सी डायग्राम आपको नजर आ रही होगी कि देखो मेरे बेटे ऑर्गेनेलिस जो हैं वो एंकर हुई हुई हैं किसके अंदर, इस सारे जाल के अंदर, ठीक है। एक आपके पास फाइबर माइक्रोट्यूब्यूल है, एक आपके पास इंटरमीडिएट है और एक आपके पास माइक्रोफिलामेंट है। मेरे बेटे एक बात यहाँ से देखें कि जब हमने माइक्रोट्यूब्यूल के डायामीटर्स की बात करें तो माइक्रोट्यूब्यूल का जो स्ट्रैंड है, एक जो डायामीटर है, इट इज अप टू 25 नैनोमीटर। इसका डायमीटर कितना है, 25 नैनोमीटर। देन बात करते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की। इंटरमीडिएट फिलामेंट के अंदर आप देख रहे होगे कि इसका जो डायमीटर है इट इज अप टू 8 to 12 नैनोमीटर। ये इंटरमीडिएट फिलामेंट की बात हो रही है। माइक्रोट्यूब्यूल का 25 है, इंटरमीडिएट का 8 to 12 नैनोमीटर है। और माइक्रोफिलामेंट जो है इनका डायमीटर जस्ट 7 नैनोमीटर है। तो हमने इसको इंटरमीडिएट इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसका डायमीटर जो है वो माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल के दरमियान में होता है। वन बाय वन हम तीनों को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस द माइक्रोट्यूब्यूल्स। व्हाट आर माइक्रोट्यूब्यूल्स? माइक्रोट्यूब्यूल्स एक फाइबर है जो कि साइटोस्केलेटन को बनाते हैं। ये थिक फाइबर्स होते हैं। आपने अभी इसके डायमीटर से देखा कि 25 नैनोमीटर का इसका जो है वो डायमीटर है। और ये हॉलो रोड्स होते हैं। ये ऐसे रोड्स होते हैं जो मेरे बेटे दरमियान से खाली होते हैं। और इनको बनाने वाली जो प्रोटीन है वो एक ग्लोबुलर प्रोटीन है जिसे हम ट्यूब्यूलिन प्रोटीन कहते हैं, जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स को बना रही है। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है, यहाँ पे आप आए स्ट्रक्चर देखें माइक्रोट्यूब्यूल्स के। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर में आपको ज्यादा क्लियर होगा। हमने कहा कि ये देखें, ये एक ब्लू पोर्शन है और एक अंदर ये पिंक सा पोर्शन नजर आ रहा है। ट्यूब्यूलिन, हमने कहा माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलके बने हैं ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से। और ये यहाँ पे ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, दो तरह के ट्यूब्यूलिन प्रोटीन है। एक अल्फा ट्यूब्यूलिन है, एक बीटा ट्यूब्यूलिन है। ये जब अल्फा और बीटा ट्यूब्यूलिन जो है ये ऐसे चेन्स की फॉर्म में आपस में अरेंज होते हैं तो ये आपके पास जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसे आप माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं। मेरे बेटे अभी हमने कहा कि ये हॉलो कोर है, अंदर से खाली होती हैं। यानी ये जब इस तरह से ट्विस्ट लेते हैं, देखें आपको ब्लू ऊपर नजर आ रहा है, नीचे आपको पिंक भी नजर आ रहा होगा, उसके नीचे फिर ब्लू होगा। तो ये मेरे बेटे ऐसा रॉड सा बनाते हैं जो दरमियान से खाली होता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलके बने हैं ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से। जिस तरह से ज्यादा ट्यूब्यूलिन प्रोटीन जो है वो ऐड होती जाएंगी तो इनकी लेंथ बढ़ती जाएगी। जैसे ही ट्यूब्यूलिन प्रोटीन रिमूव होती जाएगी, हटती जाएगी चेन में से, तो उसी तरह से इनकी साइज श्रिंक मतलब कम होता जाएगा। माइक्रोट्यूब्यूल जो है ये लॉन्ग होते हैं, लंबी होती हैं, अनब्रांच्ड है। मेरे बेटे आप देखें कि ये जिस तरह से एक माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, आप देखें यहाँ पे कि ये अनब्रांच्ड है, इसके आसपास कोई ब्रांचिंग तो नहीं ना हुई। जिस तरह से दरख्त होता है, एक मेरे बेटे दरख्त होता है, उसमें शाखें, एक मेन शाख होती है, फिर आपने देखा कितनी छोटी छोटी शाखें मजीद उससे निकली होती हैं, उसे हम कहते हैं ब्रांचिंग। लेकिन जो माइक्रोट्यूब्यूल है इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं। आप देख रहे हैं कि इसका बिल्कुल एक सीधा सा रॉड सा स्ट्रक्चर है। और ये रॉड स्ट्रक्चर मेरे बेटे जो है ये आपस में ये दरमियान से खाली होता है।
इनका काम क्या है? ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है मेरे बेटे, ये स्पिंडल फाइबर्स बनाती हैं। जब सेल डिवीजन होती है, आपने देखा हो कि सेल डिवीजन में क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर्स बनती हैं, जिनकी मदद से आपके पास जो है वो क्रोमोसोम्स जो हैं वो उन स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच होके सेल के माइटोसिस के प्रोसेस के अंदर दरमियान में मेटाफेज प्लेट बना देती हैं। और वो बनाते किस तरह से? वो स्पिंडल फाइबर्स ही होती हैं। और वो जो मेरे बेटे स्पिंडल फाइबर जो कि मेटाफेज प्लेट में जो क्रोमोसोम्स है उनको दरमियान में अलाइन करने के लिए भी इस्तेमाल हो रही होती हैं। और बाकी वही स्पिंडल फाइबर जो हैं, जब उन्हें सेंट्रियोल अपने पोल्स की तरफ खींचते हैं टीलोफेज के दौरान, तो क्या होता है कि वो सेल की डिवीजन में हेल्प कर रही होती हैं, क्रोमोसोम की नंबर को इक्वली डिवाइड करने में हेल्प कर रही होती हैं। तो वो जो एक्चुअली मेरे बेटे सेल डिवीजन में स्पिंडल फाइबर इस्तेमाल हो रही होती हैं, या वो जो स्पिंडल फाइबर वहां बनती हैं सेंट्रियोल से, दे आर एक्चुअली मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स ना सिर्फ स्पिंडल फाइबर बना रहे हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन, बल्कि ये कुछ सेल्स में जो ऑर्गेनेलीज है, मिसाल के तौर पर सीलिया, फ्लैजेला, बेसल बॉडीज एंड सेंट्रियोल्स, ये ऑर्गेनेलीज जो हैं इनको बनाने वाले भी माइक्रोट्यूब्यूल्स ही हैं। लो जी मेरा बेटा, ये आपके पास स्ट्रक्चर है, देख रहे हैं आप 25 नैनोमीटर इसका डायामीटर। ये क्या है? हेट्रोडाइमर। हेट्रोडाइमर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अल्फा ट्यूब्यूलन है और बीटा ट्यूब्यूलन है। और एक चाप इस तरह से आप सारे स्ट्रक्चर को देखते देखो, एक आपके पास क्या है जी? अल्फा, देन बीटा, फिर अल्फा, फिर बीटा। तो इस सारे को, एक को आप क्या कहते हैं जी? ये सारा जो इस तरह का आपको एक नजर आ रहा है बिल्कुल सीक्वेंस में, ये चीज जहाँ ये कर्सर मूव करे, इसे आप प्रोटोफिलामेंट भी बोलते हैं। एक लंबा सा धागा सारा, जिसके अंदर क्या है कि एक आपके पास अल्फा है, फिर बीटा है, अल्फा है, बीटा है। अब मेरे बेटे देखो, इसका ग्रोइंग एंड, यानी यहाँ पे अगर ये देखो, यहाँ पे ये क्या है कि ये ऐड होते जा रहे हैं, स्ट्रक्चर बनता जा रहा है, तो ये इसका ग्रोइंग एंड होगा। अगर मेरे बेटे यहाँ से माइक्रोट्यूब्यूल इस तरह से बाहर मूव करने लग जाए, तो ये फिर इसका श्रिंकेज एंड भी होगा। ठीक है, ये मेरे बेटे थी माइक्रोट्यूब्यूल का आपके पास स्ट्रक्चर। और बेटे माइक्रोट्यूब्यूल जो है, कहा जाता है कि इनका डायमीटर जो है वो भी मैंने आपको बताया 25 नैनोमीटर। और इनकी लेंथ के बारे में बात की जाए तो कहा यह जाता है कि इनकी लेंथ जो है वो 200 नैनोमीटर से लेकर 25 माइक्रोमीटर तक इनकी लेंथ जो है वो इतनी बन जाती है। ठीक है मेरे बेटे जो तीनों हैं, माइक्रो फिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट, इन सब का एक जो मेन फंक्शन है वो ये है कि सेल की शेप मेंटेन करना और सेल के अंदर एज स्केलेटन के तौर पर काम करना। ठीक है मेरे बेटे, ये आपके पास स्ट्रक्चर था। अभी मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से ये अरेंजमेंट हुई होती है, लेकिन मेरे बेटे अंदर से हॉलो होती है, अंदर से खाली होता है। अब एक मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं दे पार्टिसिपेट, ये शमूलियत इख्तियार करती हैं इन द इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनेलीज एंड वेसिकल्स। जो सेल के अंदर इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, सेल के अंदर, इंट्रा मतलब सेल के अंदर, वेसिकल्स की या ऑर्गेनेलीज की, वो ट्रांसपोर्ट में माइक्रोट्यूब्यूल मदद करते हैं। जिस तरह मेरे बेटे ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है माइक्रोट्यूब्यूल, ये आपके पास क्या है? ये साइटोस्केलेटन की माइक्रोट्यूब्यूल है। इन बेटे माइक्रोट्यूब्यूल के ऊपर जो प्रोटीन्स हैं, जिन्हें हम मोटर प्रोटीन कहते हैं, इन ये मोटर प्रोटीन मौजूद होती हैं। इन मोटर प्रोटीन के ऊपर मोटर रिसेप्टर होता है इन मोटर प्रोटीन्स के लिए। ठीक है, ये मोटर प्रोटीन है, इसके ऊपर रिसेप्टर मौजूद होता है। वो रिसेप्टर क्या करता है कि जिस वेसिकल को या ऑर्गेनेली को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना हो, तो ये मोटर प्रोटीन उसमें मदद करती हैं। और ये जो मोटर प्रोटीन है, ये एनर्जी कहाँ से हासिल करती है? एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एटीपी से, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एक आपके पास न्यूक्लियोटाइड है और ये एटीपी जो है ये इसको मदद करता है, किसको? मोटर प्रोटीन को एनर्जी देता है। और ये जो मोटर प्रोटीन के फिर जो इधर रिसेप्टर मौजूद है उसके साथ आके वो पर्टिकुलर वेसिकल या वो पर्टिकुलर चीज लगती है जिसे एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होता है। और मेरे बेटे ये जो मोटर प्रोटीन है, इसको मोटर का नाम देखें इसलिए दिया गया, जिस तरह से मोटर कार्स होती है ना हमारी बेटे, हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं, सेम जिस तरह से ये मोटर प्रोटीन भी क्या करती है कि ये इन माइक्रोट्यूब्यूल के
ऊपर ऐसे यहाँ पे थी पहले जी, इसने वेजिकल कैरी किया, फिर यहाँ से आगे ये मूव की। ये एरो शो करा रहा है कि ये जिस तरह से माइक्रोट्यूब्यूल का साइटोस्केलेट, माइक्रोट्यूब्यूल्स का आपके पास सारा जाल सा मौजूद होता है, उसके ऊपर ये क्या करती है कि मोटर प्रोटीन एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही होती है चीज़ों को। इसलिए मेरे बेटे जो ज़्यादातर जिस तरह से मिसाल के तौर पर सिक्रीटरी वेजिकल्स बन रहे होते हैं गोल्जी अपरेटस से, उन्होंने जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक भी जाना होता है तो उनको गाइड करने वाला जो होते हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं। इस तरह से कि माइक्रोट्यूब्यूल्स के ऊपर जो वो मोटर प्रोटीन है वो क्या करती हैं, उन वेजिकल्स को या ऑर्गेनेलीज को उनकी फाइनल डेस्टिनेशन, उनकी फाइनल जो जगह होती है या मंजिल होती है वहां तक पहुंचाने में मदद करते हैं। द नेक्स्ट कैटेगरी इज मेरे बेटा माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट्स आर वेरी थिन। माइक्रोफिलामेंट्स बहुत थिन होते हैं। अभी हमने पहले बात की कि माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल के दरमियान जो इंटरमीडिएट चीज है, दे आर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये माइक्रोफिलामेंट्स बहुत थिन होते हैं, पतले होते हैं, सिलेंडर बारीक होते हैं। और माइक्रोफिलामेंट जो है ये एक डिफरेंट तरह की प्रोटीन, जो कि है तो ग्लोबुलर प्रोटीन ही, लेकिन वो प्रोटीन एक्टिन प्रोटीन है। इस एक्टिन प्रोटीन से मिलके आपके पास माइक्रोफिलामेंट्स बने हैं। माइक्रोफिलामेंट्स में क्या होता है कि ये जो एक्टिन प्रोटीन होते हैं इनकी दो चेन आपस में ट्विस्ट करती हैं और एक हेलिक्स सा स्ट्रक्चर बना देती हैं। जिस तरह से ये आपके पास स्ट्रक्चर है कि ये देखें, ये वाली एक चेन है, ये जिस तरह से कर्सर मूव कर रहा है ये एक चेन है, और ये वाली जो है ये ऊपर दूसरी चेन ट्विस्ट हुई हुई है। ये क्या है जी, ये एक्टिन सब यूनिट है। और ये दो, अब जाहिर बात है फिलामेंट हम उसे कहेंगे जिसमें ढेर सारे एक्टिन सब यूनिट इकट्ठे चेन की फॉर्म में अरेंज हो, तो ये आपके पास क्या है जी, एक्टिन फिलामेंट्स। इनके फंक्शन क्या है कि ये जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं ये क्या करते हैं, माइक्रोविलाई, आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनते हैं जिन्हें हम माइक्रोविलाई बोल रहे होते हैं, और वो एक्चुअली जो एब्जॉर्प्शन होती है वहां पे उसको बढ़ा रहे होते हैं। और ये जो मेरे बेटे ऐसे माइक्रोविलाई की फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इसको सपोर्ट करने वाले जो हैं वो माइक्रोफिलामेंट्स हैं। माइक्रोफिलामेंट जो है सेल की इलोंगेशन में भी मदद करते हैं और सेल की वापस रिट्रैक्शन में भी, यानी सेल की इलोंगेशन उसके थोड़े से इलोंगेट करने में, थोड़ा सा फैलने में, और रिट्रैक्शन यानी वापस मूव करने के लिए भी मदद कर रहे होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सिडोपोडिया, अमीबा की स्ट्रक्चर मेरे बेटे आपके सामने, आप लोग सारे अमीबा से वेल अवेयर है। अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर सिडोपोडिया फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो बन रही होती हैं, दे आर also because of the microfilaments। and then microfilaments क्योंकि एक्टिन प्रोटीन से मिलके बना है तो ये कंट्रैक्शन ऑफ मसल में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जिस तरह से मेरे बेटे दिखाया गया है कि ये आपके पास एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इसमें ये शॉर्ट एक्टिन फिलामेंट्स, ये सारे जो छोटे छोटे एरिया नजर आ रहे हैं, ये दाने, ये जो आपको ऐसे छोटी छोटी लग रहे जैसे हाइफन लगाए हुए हैं, ये एक्चुअली जो है ये आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास एक्टिन के फिलामेंट मौजूद हैं। लेमिलीपोडियम, लेमिलीपोडियम है कि एक छोटी सी जो फिंगर की तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है। इसमें क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट में वो कहते हैं कि क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग एक्टिन फिलामेंट, एक लंबा, ये जो रेड कलर का ये एक्टिन पॉलीमराइजेशन, यानी एक्टिन के मॉलिक्यूल जो है वो आपस में पॉलीमराइज करें, यानी यहाँ पे एक्टिन के जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं, माइक्रोफिलामेंट किससे मिलके बने, एक्टिन से ना, तो एक्टिन के जो स्ट्रैंड्स हैं, एक्चुअली लॉन्ग एक्टिन की जो चेन्स हैं वो आपस में यहाँ पे आके ज्यादा इकट्ठी होती हैं, पॉलीमराइज करती हैं। और मेरे बेटे देखें, ये लंबा सारा जो है ये रेड कलर के पोर्शन, ये सारे एक्टिन जो है फिलामेंट है। एट द लीडिंग एज, लीडिंग एज वो होता है जहां पे किसी चीज को लीड करता है, जो लीडर के तौर पे कहता है कि हाँ जी लीडर की फिर बात मानी जाती है कि अब वो जिस तरह से ये लीडिंग एज है, यानी ये एज कह रहा है कि इस साइड पे मूव करना है इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी ने, तो वहां पे फिर एक्टिन फिलामेंट बनने शुरू हो जाते हैं लंबे लंबे, ठीक है। और जब ये यहाँ पे एक्टिन फिलामेंट लार्ज से बन जाते हैं, लीडिंग एज एट द लीडिंग एज एक्सटेंड्स द लेमिलीपोडियम, जैसे ही एक्टिन फिलामेंट लॉन्ग बनते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो लीडिंग एज है ये और ज्यादा एक्सटेंड कर जाता है, आगे की तरफ बढ़ जाता है। और फिर क्या होता है कि इन्हीं एक्टिन फिलामेंट की रीअरेंजमेंट की वजह से दूसरे एरियाज ऑफ द सेल
अब यहाँ वाले जो एक्टिन, अब ये तो कुछ एक्टिन ऐसे थे ना फिलामेंट जो यहाँ इकट्ठे हुए, इन्होंने लॉन्ग एक्टिन फिलामेंट्स बनाए, जिसकी वजह से जो लीडिंग एज है उसने लेमेलिपोडियम, जो वो छोटी सी फिंगर बनी थी, उसको मजीद आगे की तरफ बढ़ाया। अब सेल के जो दूसरे हिस्से हैं, दूसरे अदर रीजन हैं, वहां पे भी एक्टिन फिलामेंट की रीअरेंजमेंट की वजह से क्या होगा कि सेल के थर्ड डायग्राम में आप देखें कि सेल के पोर्शन को आगे की तरफ, उसका जो लीडिंग एज होगा उसकी तरफ सेल के पोर्शन को मूव कर दिया जाएगा। सबसे पहले इस छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में एक्टिन के फिलामेंट जो है वो, एक्टिन के लॉन्ग फिलामेंट जो है वो पॉलीमराइज करेंगे, इकट्ठे होंगे, और फिर क्या होगा कि उसकी वजह से जो लेमेलिपोडियम है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, उसको लीडिंग एज से आगे की तरफ मूव किया जाएगा। वो जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं वो मदद करेंगे, जो लीडिंग एज है, ठीक है, वहां पे एक्टिन फिलामेंट जब इकट्ठे होंगे तो वो लेमेलिपोडियम को आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, बढ़ाएंगे, और फिर जो दूसरे एरिया में यहाँ वाले जो एक्टिन फिलामेंट है उनकी रीअरेंजमेंट की वजह से क्या होगा कि सेल के रीजन को जो है वो आगे की तरफ मूव करवाया जाएगा टुवर्ड्स द लीडिंग एज की तरफ। ये मेरे बेटे मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन, ये मैंने आपको ईआर में भी बताया था। ये जो आपके पास ग्रे एरिया आपको नजर आ रहा है, ये जो ग्रे मॉलिक्यूल हैं सारे, ये एक्टिन के फिलामेंट हैं, इनके ऊपर ये ट्रोपोनिन है, ट्रोपोनिन बड़ा सा मॉलिक्यूल, और यहाँ पे ट्रोपोमायोसिन है, यहाँ पे मायोसिन अटैच है, साथ एटीपी अटैच है। तो मसल कंट्रैक्शन में भी एक्टिन फिलामेंट जो है वो इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। जिसमें आप देख रहे हैं कि मायोसिन का हेड जो है वो ट्रोपोमायोसिन के साथ अटैच है। क्या होगा, स्टिमुलस मिलेगा जी, मसल ने कंट्रैक्ट करना है, क्या होगा कि ईआर की जो मेम्ब्रेन है वहां से क्या होगा कि कैल्शियम बाय रिलीज किया जाएगा, और कैल्शियम जो है वो ट्रोपोनिन के साथ जाके बाइंड करेगा। जब ट्रोपोनिन बाइंड करेगा तो मायोसिन का हेड जो है, जो कि इसके साथ ट्रोपोमायोसिन के साथ अटैच है, ये वहां से हट के एक्टिन के साथ बाइंड कर देगा। जब ये एक्टिन के साथ बाइंड करेगा तो यहाँ से इसके एटीपी में से, ये जो एटीपी साथ इसके अटैच है, इसमें से क्या होगा, फॉस्फेट रिलीज होगा, और फॉस्फेट रिलीज होने की वजह से क्या होगा कि मायोसिन का हेड जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल एंगल से दूसरी तरफ मूव करने लग जाएगा। और जब वो ज्यादा से ज्यादा उसमें डिस्टॉर्शन होगी, ज्यादा से ज्यादा दूसरी साइड पे मूव करेगा, तो क्या होगा कि एटीपी का मॉलिक्यूल जो है वो इससे रिमूव हो जाएगा। अब मेरे बेटे यहाँ पे कहते हैं कि जब एटीपी का मॉलिक्यूल दोबारा मिलेगा, एटीपी का मॉलिक्यूल दोबारा मिलेगा, इस मायोसिन के साथ अटैच हो जाएगा, तो क्या होगा कि मायोसिन का हेड वापस जो है, आपने देखा बेटे मायोसिन के हेड में तब चेंजेस आने शुरू हुई जब एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हुआ, एनर्जी इस्तेमाल हुई। तो यहाँ पे क्या होगा, जब दोबारा एटीपी आके अटैच होगा तो मायोसिन का हेड वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा, और यहाँ से कैल्शियम भी हट के वापस उसको ईआर मेम्ब्रेन के अंदर भेजा जाएगा साइटोसोल से, और मेरे बेटा आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि मसल अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ जाएगा। यहाँ एक टर्म लिखी हुई है रिगर मॉर्टिस, कि अगर एटीपी मिले ही ना, जिस तरह से सपोज इंसान में डेथ हो जाती है, एटीपी मिले ही ना, तो फिर क्या होता है कि आपके मसल्स जो हैं वो आखिरी हालत में ही रहते हैं, मसल्स कंट्रैक्ट ही रहते हैं, मसल्स रिलैक्स नहीं हो पाते। उस कंडीशन को हम, जिस तरह मुर्दों में होता है कि एटीपी दोबारा मिलता नहीं है, तो मसल्स जिस तरह से आंकड़े हुए होते हैं वो वैसे ही आंकड़े रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि आफ्टर सम टाइम जो जिस पीपल की डेथ हो जाती है मेरे बेटे, उसकी बॉडी जो है उसमें स्टिफनेस, आकड़ देखने को मिलती है, और वो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस के एटीपी अवेलेबल नहीं हो रहा होता, और जो है मायोसिन के हेड्स जो हैं वो फिर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे मूव नहीं करते, और सारा जो मसल का स्ट्रक्चर है वो वापस अपनी ओरिजिनल हालत में नहीं जाता। देन लास्ट कैटेगरी है मेरे बेटे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इंटरमीडिएट फिलामेंट का डायामीटर माइक्रो फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल दोनों के दरमियान में है, 8 to 12 नैनोमीटर इसका डायामीटर है, और ये एक प्रोटीन से मिलके नहीं बनी, इसमें डिफरेंट तरह की प्रोटीन जो हैं जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स को बनाती हैं। ये प्रोटीन जो है, ये सेल, जिस तरह सेल की टाइप वेरी करती जाती है, इसी तरह से इन प्रोटीन में भी हमें वेरिएशन देखने को मिलती है इनकी टाइप्स में। इसके फंक्शन क्या है कि ये भी सेल को शेप दे रही है, न्यूक्लियस को इंटरमीडिएट फिलामेंट्स क्या कर रहे हैं जी, न्यूक्लियस को उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे फिक्स कर रहे हैं, और उसके बाद जो नर्व सेल्स होते हैं, हमारे नर्व सेल्स जो कि हमारे नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट है और एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है कि नर्व सेल्स क्या करते हैं, एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट हमारे अंदर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। आप जानते हैं नर्व सेल्स जो हैं ज़्यादातर इन्वॉल्व होते हैं हमारे ये जो नर्व इम्पल्सेस वगैरह को कंडक्ट करने में, और सारा उधर जो रोल प्ले कर रहे होते हैं।
तो मेरे बेटे सपोर्ट जो है नर्व सेल्स को वो ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स नर्व सेल्स को भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट का मेरे बेटे स्ट्रक्चर देखें तो इसका एक ये सिंपल मोनोमर है, मोनोमर कहते हैं एक यूनिट को। यहाँ इसके क्या होता है कि ये इसका सी एंड कार्बोक्सिलिक एंड होता है और यहाँ इसका अमाइनो एंड होता है, सी टर्मिनस होता है और यहाँ इसका एन टर्मिनस होता है। और जब ये दो मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो ये डाइमर बनाते हैं, और जब इन्होंने एक कंपैक्ट सा स्ट्रैंड सा बनाना होता है तो फिर ढेर सारे इस तरह से आप देख रहे हैं डाइमर आपस में अटैच होते हैं। जैसा ये दो डाइमर अटैच हुए तो टेट्रामर का स्ट्रक्चर बना है। जब इस तरह से मजीद आगे यहाँ डाइमर अटैच होंगे, यहाँ डाइमर अटैच होंगे तो एक आपके पास स्ट्रक्चर जो है एक फिलामेंट सा बन जाएगा। ठीक है, अब एज अ होल साइटोस्केलेटन के फंक्शंस की बात करें तो हम कहते हैं कि ये सेल को सपोर्ट देता है, ये सेल की शेप को मेंटेन करता है, ये ऑर्गेनेलिस को उनकी जगह पे पकड़ के रखता है, कीप रखता है उनको उनकी जगह पे मौजूदगी जो है ऑर्गेनेलिस की उनकी जगह पे वो इस साइटोस्केलेटन की वजह से है। और आपने बेटा देखा जिस तरह से हेल्प इन द एंटायर मूवमेंट ऑफ द सेल की इंटायर मूवमेंट में किस तरह से अभी हमने सीटोपोडिया की देखी कि उसमें कैसे एक पूरा सेल जो है वो इन्हीं की बेस पे आगे की तरफ मूव कर रहा है। कॉज स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म, स्ट्रीमिंग मूवमेंट सेल बेटे जी जो साइटोप्लाज्म होता है ये नहीं होता कि साइटोप्लाज्म में भी बिल्कुल इस तरह से होता है कि वो उसमें फ्लूइड मूव नहीं करता, बल्कि बेटे साइटोप्लाज्म के अंदर स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है। स्ट्रीमिंग हम ऐसी चीज को बोलते हैं कि मेरे बेटे जिस तरह से उभार नहीं बनते, मतलब मूव तो करते हैं। अब आप अपनी वॉशिंग मशीन की एग्जांपल लें, वॉशिंग मशीन में आप देखते हो मेरे बेटे के गोल गोल चक्कर काट के मूवमेंट तो हो रही होती है, लेकिन बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरें नहीं बन रही होती। बिल्कुल ऐसे स्मूथ सी गोल गोल मूवमेंट तो हो रही है लेकिन उसमें लहरें नहीं बन रही होती। सेम इसी तरह से साइटोप्लाज्म के अंदर जो मूवमेंट होती है उसमें भी लहरें नहीं बनती, बस ऐसे गोल गोल मूवमेंट मूवमेंट होती रहती है। तो इस तरह की मूवमेंट को हम साइटोप्लाज्म के हिसाब से स्ट्रीमिंग मूवमेंट कहते हैं। और ये जो स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है ये साइटोस्केलेटन की वजह से ही होती है। ठीक है, और साइटोस्केलेटन की स्ट्रीमिंग मूवमेंट के सबसे बेहतरीन जो इसकी सेल के लिए फंक्शन है वो ये है कि इसकी वजह से एक मटेरियल, जब साइटोस्केलेटन इस तरह से गोल गोल स्ट्रीमिंग मूवमेंट हो रही है तो जो एक मॉलिक्यूल एक मटेरियल एक जगह बना है उसे इजीली स्ट्रीमिंग मूवमेंट से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सकता है। और मेरे बेटे वेजिकल, अभी हमने बात का सेक्रेटरी वेजिकल या जो वेजिकल ईआर से बन के गोल्जी के पास आ रहे होते हैं वो भी साइटोस्केलेटन की वजह से आ रहे होते हैं। यानी साइटोस्केलेटन रोल प्ले करता है, उनको एक ट्रैक देता है, एक रास्ता प्रोवाइड करता है कि ये लो यहाँ से हो के तुम यहाँ तक चले जा सकते हो। अभी पीछे बेटे हमने जिस तरह वो प्रोटीन की देखी कि मोटर प्रोटीन्स होती हैं साइटोस्केलेटन के ऊपर, वो माइक्रोट्यूब्यूल के ऊपर थी जो कि मदद करती है ऑर्गेनेलिस को या सेल और वो मटीरियल को या सेक्रेटरी वेजिकल्स वगैरह को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। देन मेरे बेटे लास्ट में एग्जाम्पल डिस्कस किया कि सीलिया क्या होते हैं और फ्लैजेला क्या होते हैं। सीलिया जो है वो माइन्यूट छोटे होते हैं, हेयर बालों की तरह की ऑर्गेनेली है हमारे पास, ये आइडेंटिकल एक जैसी होती है स्ट्रक्चर में फ्लैजिला से। फ्लैजिला और सीलिया ये दोनों, इनका स्ट्रक्चर देखा जाए तो दोनों का एक ही स्ट्रक्चर होता है। अब ये फ्लैजिला जो है कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जिस तरह से पैरामीशियम है उसकी पूरी बॉडी के आसपास यानी उस पूरी सेल के आसपास ये मौजूद होते हैं एंड बीट इन और बीट करते हैं एक रिदमिक वेव्स में। रिदमिक होते हैं कि एक रिदम में मूव करते हैं, ठीक है, और लोकोमोशन तो देते हैं। सिलिएट प्रोटोजोन्स, यहाँ पे बात हो रही है प्रोटोजोन की और इसमें बेस्ट एग्जाम्पल सिलिएट प्रोटोजोन में हमारे पास पैरामीशियम की है। वो कहते हैं कि ये सीलिया छोटे होते हैं, हेयर की तरह की ऑर्गेनेली है, लेकिन स्ट्रक्चर इसका फ्लैजिला से बिल्कुल मिलता जुलता है। और ये कुछ सेल्स में जिस तरह से पैरामीशियम होता है उनको टोटली लाइन कर रहे होते हैं और रिदम में मूव करते हैं ये सीलिया। और इसकी वजह से सेल को लोकोमोशन मिलती है। सेल की मूवमेंट, लोकोमोशन होता है एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, ठीक है। और उसके साथ साथ जो सेल के अंदर क्या करता है कि उसके साथ साथ जो पार्टिकल, मतलब अब कोई फूड वगैरह तो वो भी रिदम मूवमेंट के थ्रू सीलिया जो है वो उस फूड को भी डायरेक्ट करेंगे कि वो सेल के अंदर जाए। एंड मूविंग लिक्विड अलोंग इंटरनल एपिथेलियल टिश्यू इन एनिमल्स
और आपको पता है कि ह्यूमंस के अंदर भी सीलिया के क्या होते हैं कि अब ये नहीं हम कह सकते कि सीलिएट प्रोटोजोन में सिर्फ मौजूद होते हैं, हमारी अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर भी सीलिया जो है वो मौजूद होते हैं। और कुछ हमारे जो इंटरनल एपिथेलियल टिश्यूज हैं एनिमल्स में भी, वहाँ पे भी सीलिया जो है ये मौजूद होते हैं और इनका वहाँ पे फंक्शन क्या करते हैं कि लिक्विड को मूव करने में भी वहाँ हमारे पास रोल प्ले कर रहे होते हैं। देन है मेरे बेटे फ्लैजेला। फ्लैजेला क्या होते हैं? फ्लैजेला सिलेंडर पतले से थ्रेड की तरह, जिस तरह धागा नहीं होता उस तरह से स्ट्रक्चर है, और माइक्रोस्कोपिक विप लाइक, जिस तरह से हम विप लाइक कहते हैं, हम जिस तरह से ये हंटर नहीं होता हंटर, उस तरह से ये विप लाइक होते हैं। विप लाइक हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऑर्गेनिजम्स को मूवमेंट में रोल प्ले करते हैं। जिस तरह से ये आपके पास एग्जाम्पल दिखाई, ये आपके पास यूग्लिना की एग्जाम्पल है, ये देखें इसमें ये एक बड़ा सा फ्लैजेला मौजूद है और आप देख रहे हो कि जिस तरह से हंटर होता है उस तरह से बिल्कुल ये एक हेयर की तरह का, एक रेशे की तरह, थ्रेड की तरह का एक आपके पास क्या है, वेप लाइक स्ट्रक्चर है। एक वेप लाइक हम बोलते हैं बेटे उसको, हंटर की तरह का एक स्ट्रक्चर है आपके पास, और ये क्या कर रहा है कि डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, ये मूवमेंट में रोल प्ले कर रहा है इसकी। और दूसरी ये मेरे बेटे पैरामीशियम दिखाया गया, और ये सारे देखें ये बाहर जो छोटे छोटे हेयर की तरह के स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये क्या है? दे ऑल आर सीलिया। और ये जो सीलियां ये देखें, ये आप विप लाइक, ये जो एरोज हैं ये दिखाई जा रही हैं कि ये एक रिदम में मूव करती हैं। सारे के सारे सीलिया जो हैं वो एक रिदम में मूव करते हैं और इनके रिदम की वजह से लोकोमोशन भी मिलती है पैरामीशियम वगैरह को। और ये जो विप लाइक अपेंडेजेस होती है मेरे बेटे एक मेन बॉडी एक्सिस से किसी चीज का बाहर निकलना। जिसमें सपोज हमारी एग्जांपल ली जाए, हमारी मेन बॉडी से हमारे बाजू जो हैं वो राइट और लेफ्ट साइड पे निकलते हैं, तो ये क्या है? ये हमारी अपेंडेजेस हैं, ठीक है। और ये काफी ज्यादा जो प्रोटोजोन्स, बैक्टीरिया और स्पर्मेटोजोन्स वगैरह उनको स्विम करने में, उनको आगे मूव करने में, लोकोमोशन में मदद प्ले देते हैं। कौन? फ्लैजेला। सीलिया एंड फ्लैजेला के स्ट्रक्चर की बात की जाए, सीलिया और फ्लैजेला के स्ट्रक्चर में बात की जाए तो ये आपके पास इस तरह से बाहर एक आउटर मेम्ब्रेन मौजूद होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे आप कहते हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास मैट्रिक्स मौजूद होता है, और उस मैट्रिक्स के अंदर मेरे बेटे एक एक्सोनीम या उसे हम एक्सियल फिलामेंट भी बोलते हैं वो मौजूद होता है। और जो एक्सोनीम या एक्सियल फिलामेंट है वो क्या होता है? ये सारा जो मेरे बेटे ये पोर्शन है ना, इसके अंदर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर एक लंबा सा स्ट्रैंड है, ठीक है। मैट्रिक्स के अंदर एक लंबा सा स्ट्रैंड है, और ये वो सारा जहां जहां ये कर्सर मूव करे यानी ये वो सारा स्ट्रैंड है आपके पास, ठीक है। जिस स्ट्रैंड को हम एक्सोनीम या एक्सियल फिलामेंट बोल रहे हैं। अब ये जो एक्सियल फिलामेंट या एक्सोनीम होता है इसके अंदर ये देख रहे हैं आप, ये कितने पेयर हैं? ये 9 पेयर हैं, ये 9 पेयर हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के। अगर आपको याद हो तो पीछे हमने बात की थी कि सीलिया, फ्लैजेला, बेसल बॉडी, सेंट्रियोल, ये सारे स्ट्रक्चर माइक्रोट्यूब्यूल्स बना रहे होते हैं। तो ये मेरे बेटे मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर आपके पास एक ये जो रेड वाला सारा पोर्शन, ये जहां जहां कर्सर मूव कर रहा है यानी एक फिलामेंट सा मौजूद है हमारे पास, वो एक जो है जिसे हम एक्सियल फिलामेंट या एक्सोनीम कह रहे हैं। ये जो मेरे बेटे एक्सियल फिलामेंट या एक्सोनीम है, इसकी क्या बात है कि ये जो है एक्सोनीम या एक्सियल फिलामेंट मेरे बेटे, इसके अंदर ये जो रेड कलर के हैं ये 9 पेयर मौजूद हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के, और इन 9 पेयर के दरमियान में क्या है कि एक और पेयर मौजूद है माइक्रोट्यूब्यूल का। इसलिए हम इसकी अरेंजमेंट, माइक्रोट्यूब्यूल की अरेंजमेंट जो सीलिया और फ्लैजेला में, इसे हम कहते हैं 9+2 अरेंजमेंट, यानी 9 ये और 2 ये 9 पेयर की बात हो रही है। और यहाँ पे इन 2 को एज अ होल लिखा जा रहा है कि 2 दरमियान में है। अब मेरे बेटे ये जो पोर्शन है, ये जो रेडियल स्पोक्स लिखा हुआ है, ये एक्चुअली ये वाले जो इन दरमियान वालों को जो चीज रेडियल स्पोक्स जो है एक्चुअली वो अपनी बाहर वाली जो आउटर माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट्स हैं उनके साथ कनेक्ट कर रही हैं। कौन सी चीज? रेडियल स्पोक्स। सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल ये आपके पास दरमियान में है, और जो है डायनियन आर्म्स आप देख रहे होंगे कि ये जो बाहर वाली डबलेट्स हैं इनके ये वाले जो है ये डाइन आर्म्स है, ये भी मेरे बेटे प्रोटीन्स हैं, ठीक है। और ये जो डाइन आर्म्स है इनके अलावा स्पोक्स की बात की गई है, और हर माइक्रोट्यूब्यूल जो है उसके पास अपनी स्पोक्स हैं,
ठीक है। हर माइक्रोट्यूब्यूल के पास अपनी स्पोक्स आप देख रहे हैं, तभी तो वो दरमियान वाले के साथ आके कनेक्ट हो रही हैं। और ये जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल जो है मेरे बेटे, ये पेयर है, एक सिंगल पेयर दरमियान में, इसलिए हम इसके अरेंजमेंट को 9+2 की अरेंजमेंट कहते हैं। क्लियर हो गया मेरे बेटे। बायोप्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अंदर हमारे पास मैट्रिक्स है, और फिर हमारे पास एक्सोनियम का स्ट्रक्चर है, जिस एक्सोनियम कंसिस्ट हुआ है 9 पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स में, ठीक है। वो हर माइक्रोट्यूब्यूल है उसके पास अपनी स्पोक्स भी हैं, और दरमियान में एक पेयर मौजूद है, इसलिए हम इस अरेंजमेंट को 9+2 अरेंजमेंट कहते हैं। डाइन आर्म्स, हर माइक्रोट्यूब्यूल जो है, ये जो बाहर वाले पेयर हैं, इनके पास क्या है, डाइनियन आर्म्स का पेयर मौजूद है, ठीक है। और ये जो आर्म्स हैं, एक ही अगर इधर आर्म है तो दूसरे की अपने जो है, ये जो आर्म्स हैं ये प्रोजेक्ट होती हैं टुवर्ड्स द नेबरिंग डबलेट्स, अपने नेबर वाले जो डबलेट होता है उसकी तरफ प्रोजेक्ट हुई हुई होती हैं। ये देखें डाइनियन आर्म्स, एक ये है डाइनियन आर्म्स, ये सारी आपके पास क्या है, डाइनियन आर्म्स मौजूद हैं। और ये मेरे बेटे सीलिया एंड फ्लैजिला, दे बोथ आर हेल्पिंग इन द मूवमेंट। और ये मेरे बेटे आगे नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा और है उसको डिस्कस कर लेते हैं। फ्लैजिला, फ्लैजिला की मौजूदगी के बेस पे भी मेरे बेटे बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया जाता है कि कितने फ्लैजिला मौजूद होंगे। अगर मेरे बेटे बैक्टीरिया के एक पोल पे टफ्ट गुच्छा हो फ्लैजिला का, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम मोनोपोलर फ्लैजिलेशन बैक्टीरिया या मोनोपोलर फ्लैजिलेट बैक्टीरिया भी कहते हैं। अब अगर मेरे बेटे एक बैक्टीरिया में दोनों पोल्स पे, इस तरफ भी और इस तरफ भी पोल्स में अगर हमारे पास फ्लैजिला मौजूद हो, तो उसे हम कहते हैं कि बायपोलर फ्लैजिलेशन है बैक्टीरिया में। अगर मेरे बेटे बैक्टीरिया में तमाम पूरी बैक्टीरिया की होल बाहर बॉडी पे, बाहर सरफेस पे, हर जगह पे फ्लैजिला मौजूद हो, तो ऐसे हम कहते हैं कि बैक्टीरिया में क्या है, हमारे पास बैक्टीरिया जो है उसकी बॉडी जो है उसके आसपास सारे मौजूद हैं, क्या मौजूद है, फ्लैजिला। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग पेरिट्राइकस फ्लैजिलेट बैक्टीरिया कहते हैं। मेरे बेटे ये आपका टॉपिक था साइटोस्केलेटन का। बाकी जो रिमेनिंग चीजें जिस तरह से बेसल बॉडी, सेंट्रियोल्स, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग